नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे और सबसे पहले आपको दिखाएंगे 4 बड़ी खबरें। तो 4 बड़ी खबरें आप देखिए। पहली तस्वीर देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन आज किया गया है। दूसरी तस्वीर देखिए, सिकल सेल समारोह आज मनाया गया। और ये तीसरी तस्वीर देखिए, स्पेशल कोर्ट से रिमांड के निर्देश जारी किए गए हैं। अनवर ढेबर को लेकर एक खबर है छत्तीसगढ़ से। और चौथी तस्वीर आप देखिए, महंगाई की मार एक बार फिर से लोगों को झेलनी पड़ रही है क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। मौसम की मार पड़ी है सब्जियों पर और ऐसे में महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। ये 3 बजे की 4 बड़ी खबरें देखिए। नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया, सिकल सेल समारोह का आयोजन किया गया, स्पेशल कोर्ट से रिमांड के निर्देश अनवर ढेबर को मिले हैं। तो वहीं महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने 21 मिनट तक कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि नालंदा केवल एक नाम नहीं, नालंदा एक पहचान, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौटकर आएगा। आज नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के राजगीर में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने इस कार्यक्रम में पौधारोपण भी किया। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ 17 देशों के राजदूत भी शामिल हुए, जिनको एक ग्रुप फोटो में पिरोया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने नालंदा को मूल्य, मंत्र, गौरव और गाथा बताया। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। बता दें कि पिछले कुछ सालों से नालंदा विश्वविद्यालय के कायाकल्प का काम लगातार जारी है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का प्रस्ताव साल 2006 में रखा गया था, जहां 2007 में ईएसए के 16 सदस्य इस पर राजी हुए थे। वहीं 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम संसद से पारित हुआ। फिर 2014 में पहले बैच का नामांकन हुआ। 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने विरासत स्थल घोषित किया और फिर 2017 में विश्वविद्यालय कैंपस का निर्माण शुरू कर दिया गया और 2024 में 455 एकड़ में कैंपस बनकर तैयार हुआ। विश्वविद्यालय के नए कैंपस को लेकर भी पीएम ने अपने विचार साझा किए। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय 2.0 के कैंपस में तमाम सुविधाएं मौजूद है, जहां 2 शैक्षणिक ब्लॉक है, 40 क्लासरूम है और 1900 छात्रों की क्षमता है। वहीं 2 ऑडिटोरियम है, 1 कमर्शियल सेंटर, 1 फैकल्टी क्लब, 2 मीटिंग हॉल, 2 छात्रावास भी है। साथ ही साथ 3 लाख से ज्यादा किताबें रखने की क्षमता भी है। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास काफी पुराना है। लगभग 1600 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं सदी में हुई थी। जब देश में नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई तो दुनिया भर के छात्रों के लिए यह आकर्षण का केंद्र था। विशेषज्ञों के मुताबिक 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इससे पहले करीबन 800 साल पहले इस प्राचीन विद्यालय ने न जाने कितने छात्रों को शिक्षा दी है और अब विरासत को नया जीवनदान मिला है, जहां 8 शताब्दी बाद इतिहास रचा गया। दिल्ली में बढ़ते जल संकट ने व्यवस्थाओं को हिला दिया है। तेज हीट वेव और तापमान ने पानी की मांग बढ़ा दी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि टैंकर भी पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रहे, जिस कारण से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग तो पानी की कमी के कारण अपने अपने गांव वापस चले गए हैं। आईटीओ स्थित संजय अमर कॉलोनी में तो टैंकर भी नहीं पहुंच पाया। यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी की कमी ने जीना मुहाल कर दिया। लुटियंस दिल्ली में भी पानी का संकट आ गया है और प्रभावित इलाकों में बंगाली मार्केट,
गेट, अशोक रोड, हरिचंद माथुर लेन, कॉपर निकस मार्ग, पुराना किला रोड, बाबर रोड, बाराखंबा, केजी मार्ग, विंडसर प्लेस, फिरोज शाह मार्ग, कैनिंग लेन है। यहाँ पानी की आपूर्ति करीब 40% कम हो गई है। और इसी बीच रायपुर से मिल रही है बड़ी खबर। यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर को कोर्ट में पेश किया। सीजेएम ने स्पेशल कोर्ट से रिमांड लेने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को ही जेल से बाहर आए थे अनवर ढेबर। यूपी एसटीएफ की टीम मेरठ ले जाने की तैयारी में है, तो रिमांड मिलते ही मेरठ के लिए टीम रवाना होगी। स्पेशल कोर्ट में अनवर ढेबर को ट्रांजिट रिमांड पर भेजा जा सकता है। यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर को कोर्ट में पेश किया है और सीजेएम ने स्पेशल कोर्ट से रिमांड लेने के निर्देश भी दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता अनमोल तिवारी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। अनमोल, विस्तार से बताइए पूरा मामला और क्या अपडेट आपके पास? हाँ बिल्कुल ऋतु, देखिए कल एसटीएफ की टीम यूपी से पहुंची थी, जिन्होंने गिरफ्तार कर लिया था अनवर ढेबर को। उसके बाद सिविल लाइन थाने में रात को अनवर ढेबर को रखा गया। इसके बाद आज सुबह जो है अनवर ढेबर को कोर्ट में लाया गया, जहां उन्हें सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। और यहां पर यूपी एसटीएफ की टीम जो है रिमांड लेना चाहती थी। हालांकि जब सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सीजेएम कोर्ट ने कहा कि आप स्पेशल कोर्ट में जाइए और वहाँ से रिमांड लीजिए। वहाँ पर इनकार कर दिया रिमांड देने से सीजेएम कोर्ट में। तो इसके बाद अभी जो है फिलहाल स्पेशल कोर्ट में जो है ये सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है। जानकारी ऐसी मिल रही है कुछ ही देर में जो फैसला है वो निकल कर सामने आ जाएगा। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि अंदर सुनवाई किस तरीके से पूरी हुई है या नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है फैसला आ सकता है। और इसमें देखना होगा कि स्पेशल कोर्ट जो है वो रिमांड देती है या नहीं, या फिर फैसला सुरक्षित रखती है। कहा ऐसा जा रहा है कि शायद रिमांड मिल जाएगा और ये ट्रांजिट रिमांड होगा। इसके बाद जो यूपी एसटीएफ की टीम आई है, जिसमें 8 सदस्य हैं, वो यहाँ से अनवर ढेबर को लेकर के फिर यूपी के मेरठ के लिए रवाना होंगे और मेरठ में फिर जाके इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। देखिए पूरा मामला ऋतु जो है शराब के नकली होलोग्राम बनाने का मामला है, जिसमें आरोपी हैं अनवर ढेबर, और उनको जो है अब यहाँ से गिरफ्तार करके यूपी ले जाने की तैयारी है। बिल्कुल, अब देखना होगा अनमोल कि क्या फैसला सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए आज पेश किया गया और अब फैसला आना बाकी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की। प्रदेश में कोई बच्चा अगर बोरवेल में गिरकर मरा या फिर उसकी मौत हुई तो मोहन सरकार आरोपी को छोड़ेगी नहीं। जिसका वो बोरवेल होगा उस पर सरकार न केवल भारी पेनल्टी लगाएगी बल्कि जुर्माने के साथ साथ सजा भी देगी। देश में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार बोरवेल से जुड़ा कानून लाने जा रही है। सरकार यह विधेयक जुलाई में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करेगी। प्रदेश में पिछले 7 महीने में 8 से ज्यादा बच्चों की खुले बोरवेल में गिरने से मौत हो चुकी है। इन मामलों में अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं थी। तो मासूम जिंदगियां बचाने के लिए अब मोहन सरकार एक्शन की तैयारी में और नए कानून को लेकर चर्चा की जा रही है। और सीधे रुख करेंगे भोपाल से, हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी जुड़ गए हैं। श्याम जी, एक तैयारी है क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा कि बीते महीनों में किस तरह के मामले सामने आए। बोरवेल में गिरकर कई मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारी अब तक तय नहीं हो पाई है। और यही सब देखते हुए सरकार ये बड़ा फैसला लेने जा रही है। देखिए ऋतु, मौत के गड्ढे साबित हो रहे हैं ये जो खुले बोरवेल हैं, और ऐसे में जिम्मेदारी तय करना बेहद ज़रूरी है। इसकी मांग लंबे समय से उठ रही थी। आखिर कोई क्यों लापरवाही पूर्वक खेत में खुला बोरिंग छोड़ देता है, पानी निकले ना निकले उसको खुला छोड़ दिया जाता है। ऐसे में मासूम जो है उसमें गिर जाते हैं और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। कई बार उनकी मौत हो जाती है, निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सरकार ने तय किया है कि अब जिम्मेदारी तय की जाए, विधेयक लाया जाए, कानून बनाया जाए और उसके बाद इस कानून के आधार पर एक्शन किया जाए, शिकंजा कसा जाए। इस कानून के आ जाने के बाद मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जहां पर खुले बोरवेल को लेकर कड़ा कानून होगा और सरकार एक्शन भी ले सकेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल श्याम जी, और देखना होगा कि इस फैसला लेने के बाद किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही अभी तक जो गाइडलाइन है, अभी तक जिला प्रशासन जिस तरह की गाइडलाइन देता है, उस गाइडलाइन के अनुसार क्या कुछ नियम कहते हैं? देखिए सीधी सी बात यह है कि आपको पंजीयन करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ साथ में ये कहा जाता है कि आप अगर बोरिंग करवाते हैं, बोरवेल करवाते हैं तो उसको
सुरक्षित बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन होता यह है क्योंकि ये खेती के लिए जो इस्तेमाल होता है, खेती की ज़मीन पर होता है, तो सरकार कहीं ना कहीं संवेदनशील हो जाती है, किसानों से जुड़ा हुआ मामला होता है। अब इसके बाद अगला एक्शन सरकार ये लेगी कि अब इस पर कानून बन जाने के बाद में वो जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाएगी, एक्शन ही होगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन की तैयारी है। श्याम जी, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, बोरवेल में बच्चों के गिरने के कई मामले मध्य प्रदेश से सामने आ चुके हैं और मध्य प्रदेश में इस फैसले के बाद प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा देश का जहां जिम्मेदारियां तय होंगी और कानून होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। मितानिनों को अब ऑनलाइन मिलेगा वेतन, महतारी वंदन योजना की तरह हर महीने क्रेडिट किया जाएगा। तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। अब मितानिनों को वेतन ऑनलाइन दिया जाएगा। जिस तरह से महतारी वंदन योजना की राशि जारी की जाती है, उसी तरह से हर महीने मितानिनों को वेतन क्रेडिट होगा। तो अब ऑनलाइन मिलेगा वेतन मितानिनों को और ये बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता रोहित मिश्रा रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से ऑनलाइन राशि जारी की जाती है महतारी वंदन योजना की, अब उसी तरह से मितानिनों को भी वेतन जारी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, मितानिनों के लिए सरकार ने दो बड़ा फैसला लिया है और दोनों फैसलों की घोषणा जो है वो आज सिकल सेल के कार्यक्रम के दौरान पर की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहारी जायसवाल ने ये घोषणा की है। और सबसे पहले घोषणा ये है कि जिस प्रकार से महतारी वंदन योजना की किस्त आती है, उसी किस्त के आधार पर तमाम मितानिन हैं उनके खाते पर भी डायरेक्ट पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जो महतारी वंदन किस्त जिस प्रकार से 1 से 5 तारीख के बीच में आ जाती है, उसी के तर्ज पर मितानिनों के पैसे भी 1 तारीख से 10 तारीख के बीच पे तमाम मितानिन हैं उनके खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। तो एक बड़ा फैसला जो है वो सरकार की ओर से लिया गया है। इसके अलावा जो मितानिनों के पैसे बचे हुए थे, जो 5 महीने का भुगतान नहीं हो पाया था, कई ऐसे मितानिन हैं जो कि चुनाव आचार संहिता, फिर आचार संहिता के कारण कई महीनों का उनका भुगतान नहीं हो पाया था, 4 से 5 महीने का पैसा जो है वो बकाया है। तो ऐसे में उसको घोषणा करने के लिए, उसको देने की भी जो है वो घोषणा कर दी गई है और 1 हफ्ते के अंदर तमाम मितानिनों को वो राशि भी दे दी जाएगी। तो 2200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के बीच की राशि जो है वो मितानिनों को दी जाती है। तो वो 4 महीने की एक मुश्त राशि मिलेगी, महतारी वंदन की तर्ज पर राशि मिलने वाली। तो निश्चित तौर पर बड़ा कदम जो है मितानिनों की तरफ पे उठाया गया है सरकार की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, ये बड़ी घोषणा आज की गई है और इसी बीच आपको बिलासपुर से बड़ी खबर बता दें। सराफा कारोबारी की दुकान के सामने से चोरी हुई है। जेवरात से भरा बैग लूटकर बदमाश भाग निकले। बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। अब सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में पुलिस जुटी है। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जेवरात से भरा बैग लूटकर लुटेरे भाग निकले। देखिए, जेवरात से भरा हुआ बैग लेकर लुटेरे भाग निकले। सराफा कारोबारी की दुकान के सामने से इस चोरी को अंजाम दिया गया। एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। और बिलासपुर से संवाददाता आशीष दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ अभी तक जांच में निकलकर सामने आया है? किस तरह से इस वारदात को लुटेरों ने अंजाम दिया है? जी रितु, ये बहुत बड़ी घटना है। बिलासपुर में दिन दहाड़े बुधवार को दोपहर 12:54 को 3 बाइक सवार जो है बिलासपुर में अशोकनगर चौक यानी जहां हम खड़े हैं वहां आते हैं और यहां एक जवाहर सोनी का बलौदा वाले का माँ ज्वेलर्स है और यहाँ जो है वो आदमी अपना जो सामान है उसको रखता है। दुकान जैसे ही खोलने जाता है उस सामान को 3 लोग आते हैं और उठा करके और निकल जाते हैं। और बड़ी बात यह है रितु कि इस जगह से जो है 500 मीटर में सरकंडा थाना है और ये आप देख सकते हैं कुछ नज़ारा जो है कि यहाँ ये दुकान है। देखिए, ये माँ भवानी ज्वेलर जो हम दिखा रहे हैं आपको और इसके बिल्कुल इर्द गिर्द जो है ये रिहायशी कॉलोनियाँ हैं। एक तरफ यहाँ हर्ष हेवंस है, हर्ष किंगडम है, DLS कॉलेज है और ये पूरा चौराहा। और आप यहाँ ये इस घटना का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो उठाईगिरी करने वाले लोग कितने बेखौफ हैं और कानून व्यवस्था बिलासपुर की क्या हो चुकी है कि दिन दहाड़े एक ऐसे व्यक्ति के ज्वेलर शॉप से जो है उठाईगिरी हो जाती है जो अपनी दुकान खोलने पहुंचता है। और ऋतु, हमारे साथ इस दुकान के किराए पर रहने वाले जिन्होंने किराए पर दिया है बलौदा ज्वेलर्स वाले को, वे सज्जन खड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे ज़्यादा जो है क्यों भैया, कितने बजे की घटना है और कैसे हुई? ये 12:20 की घटना है। जवाहर सोनी जी डेली घर से लेके आते हैं बैग को
और वो आज क्या किए थे उन लोग, पहले ताला के ऊपर में मतलब मैला गोबर उबर उसमें डाल दिए थे ताकि ताला खोलने के पहले साफ़ सफाई करे। तो पाइप लेने गया, लेने के बाद वो उसको धुलाई किए, मतलब धोने के बाद जैसी पाइप रखने गए उसके बाद एक लड़का आया, कैमरा से दिख रहा है, हमारे घर में कैमरा लगा हुआ है। वो लड़का बैग को, पूरा सोना चांदी के बैग है, उसमें कम से कम 30 लाख का जेवरात सामान है, उसको उठाया। उठाने के बाद एक लड़का वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसमें बाइक में फिर बैठ के दोनों भागे और उसके बाद पीछे पीछे और 2 जने थे, वो बाइक में। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर क्या कहेंगे? इतनी बड़ी घटना हो गई यहाँ, पुलिस का क्या रवैया फिलहाल तक? पुलिस प्रशासन को मेरे को तुरंत जो सोनी जी है, व्यापारी है, सीधे साधे लोग हैं, मेरे को फ़ोन किए, मैं घर में नहीं था, तो मैं तुरंत फिर टीआई सरकंडा को मैं फ़ोन किया, सीएसपी को फ़ोन किए, तो तुरंत उन लोग आए। लेकिन इस तरह से घटना बहुत ही दिन दहाड़े जो कर रहे हैं, बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए जी। और ये बिल्कुल और मेरे घर में मतलब सवाल उठते हैं आशीष, जब इस तरह से खुलेआम इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, जनता में भी खौफ पैदा होता है, इसके साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले का कितना जल्दी खुलासा करती है। आशीष, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे और अब बात करेंगे कांकेर की, जहां संचालित रेत खदानों से समय अवधि खत्म होने के बाद भी धड़ल्ले से अवैध रेत उत्खनन जारी है, जिसे लेकर कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर ने चंद घंटों के भीतर सभी रेत खदानों को बंद करने की बात कही है। आपको बता दें कि रेत खदान की स्वीकृति केवल 10 जून तक की थी, लेकिन उसके बाद भी रेत माफिया उत्खनन कर रहे हैं, जहां महानदी के अलग अलग तट पर रेत माफिया दिन और रात रेत का उत्खनन कर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मामले को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने जब एसडीएम चारमा से शिकायत की तो उन्होंने जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार किया। इस खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से भी दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब कलेक्टर ने सभी रेत खदानों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, कांकेर से संवाददाता तामेश्वर सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तामेश्वर, क्या कुछ ये पूरा मामला और क्या जानकारी आपके पास? देखिए रितु, चारमा की बात करें, चारमा में करीब दर्जन भर जो है महानदी के घाट, रेत घाट हैं, जिसमें 10 जून को जो है रेत निकालना बैन हो गया है। उसके बावजूद जो है धड़ल्ले से, चाहे दिन हो रात हो, जो रेत माफिया है वो रेत निकालते हैं। यहाँ तक अगर किसी तरीके से उनसे सवाल किया जाए तो राजनीतिक संलिप्तता और प्रशासन के साथ संलिप्तता की बात कहते हैं। उन्हें न पुलिस का भय होता है, न खनिज विभाग का भय होता है। हालांकि आज कलेक्टर ने जरूर ये कहा है कि हम जो है चंद घंटों के अंदर जो है सारे रेत खदान बंद कर देंगे। इसी मामले को लेकर जो है कल मचांदूर के ग्रामीणों ने भी नाका में जो है जाकर अपना विरोध जताया था। आगे जो है इस तरीके की घटना जो है ग्रामीण और एक बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं और किसी एक बड़ी वारदात को भी जो है उस क्षेत्र में हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से रात के अंधेरे में रेत माफिया निकालते हैं, बड़े बड़े हाईवा चलते हैं, एक रेत खदान में जो है 2-2, 3-3 जो है चेन माउंटेन मशीन रहते हैं, तो आने वाले समय में एक बड़ी दुर्घटना भी उस क्षेत्र में हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इन घाटों में आने वाले समय में रोक लगाने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है तामेश्वर की जल्द से जल्द इन मामलों पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे और बात करेंगे डिंडोरी की, जहां विश्व सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन विश्व दिवस पर शासकीय चंद्र विजय कॉलेज परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ डिंडोरी पहुंचे। इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बैगा आदिवासियों के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र पर जमकर थिरके। इस दौरान उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने वाद्य यंत्र भी बजाया। इसके बाद विभागों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, महिला एवं बाल विकास, वन विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहे। तो डिंडोरी में विश्व सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन विश्व दिवस पर शासकीय चंद्र विजय कॉलेज परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ डिंडोरी पहुंचे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनका स्वागत किया, जहां उन्होंने पौधारोपण भी किया और इसके बाद उपराष्ट्रपति बैगा आदिवासियों के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र पर जमकर थिरके और विभागों की प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रजातंत्र में जनजाति का स्थान शरीर की रीढ़ की हड्डी के बराबर है।
बुधवार को उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ढिंडोरी पहुंचे, जहां वे विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद रहे। ढिंडोरी में धनखड़ ने पहले बैगा आदिवासियों के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र पर जमकर डांस भी किया, जिसमें उनका साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दिया। इसके बाद दोनों दिग्गज कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां धनखड़ का पारंपरिक तरीके से प्रदेश के मुखिया ने स्वागत किया। विकसित राष्ट्र की पहचान होगी सिकल सेल बीमारी का पूर्ण उन्मूलन। यह दृढ़ संकल्प भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है और भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा जुलाई 2023 में आपके पड़ोसी जिले शहडोल से की है। खासकर सिकल सेल एनीमिया तो ऐसा अपने ये इतनी कठिन बीमारी है, ये रक्त के विकार की सच्चे अर्थों में तो आपने हमको बताया। ये हमारे 89 ब्लॉक 89 ब्लॉक में आज का ये कार्यक्रम भी लगभग हम 20 से ज्यादा जगह पर लाइव प्रसारित कर रहे हैं और इसके माध्यम से माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय पधारे हैं, तो आपके माध्यम से अलग जगेगा कि इस बीमारी को घर घर तक हम ढूंढ करके योग्य प्रकार से ट्रीटमेंट कराएंगे, योग्य प्रकार से निवारण कराएंगे और समाज की इस धारा में जो कठिनाइयां है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। देश को सिकल सेल एनीमिया मुक्त करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है। इसके लिए जन्म से लेकर 40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों की सिकल सेल स्क्रीनिंग कर पोर्टल में एंट्री की जा रही है। धार की भोजशाला में 89वें दिन भी सर्वे जारी रहा। यहां के उत्तरी भाग में मंगलवार को एसआई की टीम ने सर्वे किया। इस दौरान 5 पाषाण अवशेष मिले हैं जो स्तंभों और दीवार के टुकड़े हैं। तो वहीं इस बीच भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा और याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने बताया कि आज दिन भर गर्भगृह में काम चला है और जो कैमरे से अवशेष मिले थे उनकी वीडियोग्राफी भी हुई है। आज बिल्डिंग के उत्तरी पूर्वी भाग में मिट्टी हटाने के दौरान उसमें आज 5 अवशेष प्राप्त हुए हैं जो खंभे के और दीवारों के अवशेष हैं, जिस पर कुछ चिन्ह भी बने हुए हैं। इसे सर्वे टीम ने सुरक्षित किया है और पानी निकासी की व्यवस्था भी की जा रही है। पहले तो हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, राम स्तुति करी और विभिन्न प्रकार की जो प्रतिमाएं और जो चित्र वहाँ पे भित्ति चित्र भी हमने देखे हैं। वो प्रतिमाएं जो एक कोने में रखी उनका भी अवलोकन किया, आप दूर से किया उनने, क्योंकि पुरातत्व विभाग की जो गाइडलाइन उसी के अनुसार हमने यहाँ पे उसका निरीक्षण किया है। बहुत साल का इतिहास है कि उस समय राजा भोज तो प्रकांड पंडित थे और माँ सरस्वती उनको साक्षात दर्शन भी देती थी और ऐसा बताते कि 500 पंडित यहाँ पे एट ए टाइम रहते थे। रायपुर में पंडरिया विधायक ने अपनी गारंटी को पूरा किया और क्षेत्र की जनता को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई है। बता दें कि विधायक बोरा ने 5 एम्बुलेंस क्षेत्र की जनता के लिए डोनेट किया है, जिसे सीएम विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एम्बुलेंस 5 प्रमुख मंडल इंदौरी, पंडरिया, पांडातराई, दुल्लापुर और कुंडा क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्ध होगी। मौसम का असर अब सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा है। तेज गर्मी और बेमौसम बारिश की वजह से सब्जी की फसलें खराब होने की वजह से दाम में बढ़ोतरी हो रही है। इंदौर में सब्जियों के भाव लगभग दुगने हो चुके हैं। तो वहीं ईद की छुट्टियां होने की वजह से आवक कम होना भी सब्जियों के दाम बढ़ने की एक वजह माना जा रहा है। विशेष तौर पर टमाटर पर इसका खासा असर देखा जा रहा है। 2 दिन पहले तक टमाटर का दाम 100 रुपए किलो तक पहुंच गया था। हालांकि आज टमाटर के भाव 60 से 70 रुपए किलो तक हैं। और इसी बीच इंदौर की सब्जी मंडी में पहुंचकर विस्तार न्यूज ने जायजा भी लिया। मौसम में हुए परिवर्तन का असर आम जनजीवन पर तो देखा ही जा रहा है, लेकिन इसका खासा फर्क सब्जियों पर भी देखा जा रहा है। सब्जियों के भाव में बेतहाशा तरीके से वृद्धि हुई है और जो सब्जियां हैं, हर सब्जी लगभग इस सीजन में महंगी मिल रही है। सब्जियों के क्या भाव चल रहे हैं हम बात करते हैं। हम मौजूद है कराड़िया रोड सब्जी मंडी में और हमारे साथ सब्जी व्यापारी मौजूद है। भैया क्या भाव चल रहे हैं सब्जियों के? सर सब्जी तो अलग अलग रेट की है, सभी जैसी सब्जी लोग आप उस हिसाब से। जैसे क्या क्या लौकी, टमाटर क्या भाव सब? क्या है? टमाटर है 60 रुपये किलो। हाँ। लौकी पड़ेगी 30-40 रुपये किलो बिक रही है। हाँ, बाकी सब्जी अलग अलग है, जैसे गिलकी भिंडी 40-50 रुपये किलो। हाँ। कौन
तो इनके दाम में वृद्धि हुई है क्या? वृद्धि हुई ना, अभी दो रोज पहले जैसे ईद के कारण माल नहीं आया, उस वजह से तेजी थी। आलू प्याज में भी तेजी देखी जा रही है। विशेष तौर पर यदि प्याज की बात की जाए तो ये जो मौसम रहता है, इस मौसम में प्याज सस्ता मिलता है, लेकिन इस बार प्याज महंगा है। सब्जी व्यापारी है, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। अब ईश्वर भैया, क्या भाव चल रहे हैं आलू प्याज? आलू प्याज दोनों 60 का 2 किलो है। हाँ। 30 रुपए किलो। तो प्याज इस बार महंगा क्यों है? प्याज इस बार गर्मी की अत्यधिक गर्मी पड़ने की वजह से प्याज की फसल खराब हो गई है। इस कारण अपना मध्य प्रदेश का लोकल प्याज की आवक नहीं है। हाँ। उस कारण प्याज में तेजी बनी हुई है। मैडम, सब्जी आप खरीदने आए हैं, कितना फर्क देख रहे हैं आप सब्जियों के भाव में? क्या महंगी होगी? काफी डिफरेंस है। 2 दिन पहले आए थे, सैटरडे को आए थे तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस थे, बट आज आने में ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं प्राइस। सप्लाई अगर प्रॉपर हो पाए, बारिश एक ही बार आई है, अभी बारिश में बढ़ता है, बट अभी बारिश भी नहीं बढ़ी है। अगर बारिश के टाइम पे भी सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन से प्रॉपर हो तो शायद मैनेज कर सकते। तो देखिए, जो लोग हैं वो भी मानते हैं कि खासा फर्क पड़ा है सब्जियों के भाव में, यहाँ तक कि लगभग 2 गुने भाव होने की बात भी कही जा रही है। तो जिस तरह से सप्लाई है, यदि उसे प्रॉपर कंट्रोल किया जाए तो शायद ये भाव भी कंट्रोल हो सकते हैं, ऐसा ग्राहकों का कहना है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे विस्तार न्यूज। नमस्कार।